हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 4 अप्रैल। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स देख रहे हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आने वाले टाइम पे ये टॉपिक्स अभी और भी न्यूज़ में रहेगा, क्योंकि वक्फ बिल जो है लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में गया हुआ है। और इससे रिलेटेड जो भी अपोजिशन पार्टीज़ को लग रहा है ये लूप होल्स है, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। तो यहाँ पे आज के आर्टिकल में हम लोग शुरू से एंडिंग तक ये स्टोरी है क्या, कब से शुरू हुई है और नए बिल में क्या क्या चेंजेस लाई गई है उसके बारे में बात करेंगे। इससे आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो। वक्फ आ गया। देखो, मुस्लिम लोगों को हर साल अपनी जो भी अर्निंग होती है उसका 2.5% डोनेट करना होता है। इसे बोलते हैं हम लोग ज़कात। ZAKAT। ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे कि डायरेक्टली जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प कर देते थे। तो बोला गया कि आप इनको डायरेक्ट क्यों दे रहे हो, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। एक काम करो, आप डायरेक्टली अल्लाह को डोनेट करो। मतलब एक वक्फ होगा उसे डोनेट करिए। ये वक्फ क्या करेगा, जो गरीब है, मजबूर लोग हैं, उन लोगों के लिए स्कूल खोलेगा, हॉस्पिटल्स ओपन करेंगे, और जो भी वीकर सेक्शंस हो गए उनके लिए हेल्प करेगा, चाहे वो फंडिंग हो या फिर कोई एडमिशन रिलेटेड काम हो, वो सारा काम ये लोग देखेंगे। तो आप इनको डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करें। जो पर्सन प्रॉपर्टी डोनेट करता है उससे बोलते हैं वाकिफ। वाकिफ। जो पर्सन वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करता है मुतावली कहते हैं इसे। मुतावली। ठीक है। अब कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कैसे कहलाती है? 3 तरीके से, 3 टाइप्स है इसके। पहला टाइप है पब्लिक। पब्लिक है। पब्लिक वक्फ का मतलब होता है कि कोई पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी गॉड को। अब वो जो प्रॉपर्टी है उससे जो भी मनी जनरेट हो रहा है, मतलब कि कोई प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने किराए पे दे दिया या फिर कहीं और दे दिया, और उससे जो अर्निंग हो रही है, जो पैसे आ रहे हैं, जो मनी जनरेट हो रहा है वहाँ से, उस मनी से वो लोगों की हेल्प कर रहा है। इसे पब्लिक वक्फ बोलते हैं। दूसरा टाइप आ गया प्राइवेट। प्राइवेट वक्फ। इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन है, उसने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। ठीक है, प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया, उससे मनी जनरेट हो रहा है, उसमें से कुछ पार्ट उसके बच्चों के पास जाएगा, वो मनी का कुछ हिस्सा उसके बच्चे लोगों के पास जाएगा, और जो बच जाएगा वो जो भी वीकर सेक्शन है या फिर जो वक्फ कहीं पर भी इसका यूज़ करना चाहता है वो यूज़ कर सकता है। इसे बोलते हैं अलाल औलाद। ठीक है, ये 2 टाइप हो गया। तीसरा टाइप है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, हमने आपने सुना होगा। ये है वक्फ बाय यूज़। वक्फ, मेरा टैब सही से काम नहीं कर रहा शायद से। वक्फ बाय यूज़ मतलब कोई प्रॉपर्टी है, उसको काफ़ी टाइम से वक्फ यूज़ कर रहा है अपने किसी भी वर्क के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, किसी के लिए भी, तो ये ऑटोमेटिकली वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है। तो ये 3 तरीके थे। जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था प्राइवेट वक्फ के बारे में, तो ये पब्लिक बन जाएगा, पब्लिक वक्फ बन जाएगा। सपोज करो जो पर्सन नहीं है जिससे अर्निंग हो रही थी, उसके बच्चों को कुछ पैसा दिए जा रहे थे और कुछ वक्फ वीकर सेक्शंस के लिए यूज़ कर रहा था। सपोज करो इसकी कोई आने वाली पीढ़ी नहीं रहती है, तब यह ऑटोमेटिकली पब्लिक वक्फ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 तरीके से होता है। और एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी बन गई, इसे आप
ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, आप इसको किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, आप इसे किसी को बेच नहीं सकते हो। ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स, इनका एक रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया आज की डेट में वक्फ के पास इंडिया में जितनी प्रॉपर्टी है ना, वो लगभग 30 कंट्री से भी ज़्यादा है। मतलब पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ है, अगर मैं 30 कंट्रीज़ को उठा लूँ, उनसे ज़्यादा वक्फ के पास प्रॉपर्टी है आज के डेट में। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, प्रॉब्लम ये है कि इनकी 50% जो प्रॉपर्टी है वो अननोन है। कैसे मिला, कहाँ से आया, किसी को नहीं पता, कागज़ कहाँ है पता ही नहीं है। 7% प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट करके रखे हैं ये लोग। लगभग 3%, 2 से 3% जो इनकी प्रॉपर्टी है, इस पे अभी भी लिटिगेशन कोर्ट में डिस्प्यूट है इनकी प्रॉपर्टी इसको लेके, तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो जाता है। ठीक है। कई बार तो आपने ये भी सुना होगा पार्लियामेंट के ऊपर भी वक्फ का कब्जा है, मतलब वक्फ की प्रॉपर्टी है ये, तो ये लोग ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स निकल के सामने आ रही थी। अब बिल आ गया है, तो पावर किसके पास है लॉ बनाने का इन लोगों के ऊपर? चैरिटी एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूट, इसके ऊपर पावर है। ये किस में आता है आपका? ये आ जाता है आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट में किस किस को पावर है लॉ बनाने का? स्टेट के पास है और ये पार्लियामेंट के पास है आपके, कि इस पे लॉ बनाया जा सकता है। अब न्यू पेज ओपन करते हैं। मैंने अभी जैसे बताया कि वक्फ कैसे क्रिएट होता है। वक्फ क्रिएट कैसे होता है? पहला तरीका, डोनेशन कर दिया, आपने अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया, तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाती है। और ये आप कैसे कर सकते हो? ओरली, ओरल मैनर में आपने बोल दिया, मुंह से बोल दिया कि हाँ ये आज के बाद से वक्फ की प्रॉपर्टी है, या फिर आपने अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न मैनर में दे दी, तो ये दोनों मानी जाएगी। ठीक। दूसरा तरीका है लॉन्ग टर्म यूजेज, लॉन्ग टर्म से यूज़ हो रहा है वो प्रॉपर्टी वक्फ द्वारा, तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी। तीसरा मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी फैमिली चली आ रही है बट उसका कोई आने वाली पीढ़ी नहीं है, तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, कोई भी उसका सक्सेसर नहीं है। तब ये वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इन जो वक्फ है, ऐसा नहीं है कि आज ये इतना बवाला सुनने के लिए मिल रहा है, कई सारी कम्युनिटीज़ आई है इसको लेके, कई सारी कमेटीज़ को फॉर्म किया गया। इसने काफ़ी सारे अपने पॉइंट्स रखे इन रिपोर्ट्स ने। पहला तो ये रखा कमेटी ने कि आज के डेट में इनके पास, इनको पता ही नहीं है कि ये लोगों के पास क्या पोटेंशियल है, रेवेन्यू पोटेंशियल। इतने लार्ज अमाउंट में प्रॉपर्टी है बट उतने लार्ज अमाउंट में ये लोग वहाँ से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, मनी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, मनी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न बताया जाता है कि कई लोग क्या करते हैं कि सपोज करो एक जगह से इनको 1,000 रुपये किराया आना है, किसी बिल्डिंग को इन्होंने किराए पे दे रखा है, 1,000 रुपये आना है, तो ये लोग वहाँ से कितना रुपये ले रहे हैं? 50 रुपये ले रहे हैं। 50 रुपये ले रहे हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने किसी जान पहचान वाले आदमी को दे रखा है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि पुअर मेंटेनेंस है। पुअर मेंटेनेंस मतलब जो इनके मदरसे है, जो इनकी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, या फिर कॉलेज स्कूल्स जो बना रखे हैं, इनकी मेंटेनेंस सही नहीं हो रही है। तीसरा प्रॉब्लम आ रही है कि जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है, इसके पास बहुत सारे केसेस हैं आज के डेट पे पेंडिंग।
और ये लोग उतने सही से इसे मतलब ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ये जो बर्डन है केसेस का इनके ऊपर बढ़ते जा रहा है। और मेजर प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनके पास आज के डेट में। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि प्रॉपर्टी को ये लोग किस मैनर में बोल देते कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, या फिर वक्फ ट्रिब्यूनल में जो केसेस जा रहे हैं उसका ये लोग कैसे डिक्लेयर करते कि हाँ ये वक्फ की है, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए नहीं मिलता है आज के डेट में। अब इन प्रॉब्लम से रिलेटेड काफ़ी सारे लॉज भी आए हैं टाइम टू टाइम। पहला आया था 1913 एक्ट। इसमें बोला गया कि वक्फ को कानूनी कानूनी मान्यता मिलती है, मतलब वक्फ एक हाँ सही बॉडी है, इसको चलते रहने देना चाहिए। ये 1913 में ये एक्ट आया इनके लिए। फिर 1923 में एक्ट आया कि चलो हमने आपको बोल तो दिया कि हाँ आप एक जेन्युइन बोर्ड है, बट जो ये प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ रही है इसको रजिस्टर्ड कराना होगा आपको, ये बोला गया। फिर एक्ट आता है आपका 1954। इसमें बोला गया कि बोर्ड्स बनेगी, सेंटर वक्फ काउंसिल बनेगा प्लस स्टेट वक्फ बोर्ड बनेगा। ये दोनों किस लिए बनाई गई कि मैनेज हो सके जो आपके पास प्रॉपर्टी है या फिर जो भी आपका वर्क होता है उसे मैनेज करने के लिए। फिर आया 1995 एक्ट। इसमें ट्रिब्यूनल बना, वक्फ ट्रिब्यूनल बना, जो भी डिस्प्यूट होगा उसको हैंडल किया जाएगा। और आज के डेट में आ चुका है वक्फ बिल 2024। इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें बोला गया कि जो भी पर्सन डोनेट कर रहा है, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डोनेट करो, बट वो पर्सन जो भी होगा वो लास्ट 5 ईयर से इस्लाम को फॉलो कर रहा होगा, तभी ये अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। दूसरा था चेंजेस, जो ये लॉन्ग टर्म यूज़ वाला नहीं है कि लॉन्ग टर्म यूज़ हो रहा है वक्फ, अपने कोई भी प्रॉपर्टी पे जाके उसको कई सालों से यूज़ करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद कोई भी इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक नहीं जमा सकता है, या फिर उसको लेके वो कोर्ट में नहीं जा सकता है। ये चीज़ हटा दी गई है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लेके है ये चीज़, मतलब प्राइवेट लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे अगर वक्फ ने कब्जा कर रखा है तो ये लोग कोर्ट में जा सकते हैं। थर्ड है फीमेल के लिए, ये एकदम प्रोग्रेसिव वे में बोल सकते हैं कि पहले क्या होता था कि कोई फैमिली है जिसमें कोई लड़का नहीं है, आने वाले टाइम पे वो प्रॉपर्टी क्या होती थी, वक्फ की हो जाती थी। भले ही उसके घर में कोई उनकी बेटी होगी, उनको वो प्रॉपर्टी ना मिलके वक्फ को मिल रहा था। तो इस कानून में बोला गया कि ऐसा नहीं होगा, लड़का हो ना हो, अगर बेटी है तो वो प्रॉपर्टी लड़कियों को मिलेगी, ना कि वक्फ को। फोर्थ बोला गया कि पहले जो सर्वे कमिश्नर हुआ करते थे वो डिसाइड करते थे कि ये जो प्रॉपर्टी वक्फ बोल रहा है इनकी है कि नहीं। ये जो सर्वे करते थे ये इनके पास पावर था डिक्लेयर करना कि हाँ ये वक्फ की प्रॉपर्टी है कि नहीं, सर्वे कमिश्नर की। आज के डेट में ये आ गया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, वो डिसाइड करेगी कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। अब इसको लेके अभी राज्यसभा में किन किन टॉपिक्स पे बातें हो रही है। सबसे पहला तो है कि वक्फ में अब नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो गए, नॉन मुस्लिम मेंबर हो गए। तो ये जो ऑपोजिशन है वो बोलते हैं आर्टिकल 26 के खिलाफ है। ये आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इनका जवाब है, देखो प्रॉपर्टी बेच कौन रहा है, मुसलमान। प्रॉपर्टी को हैंडल कौन कर रहा है, मुसलमान। रख रखाव कौन देख रहा है, मुसलमान। हम लोग बस ये बोल रहे हैं कि नॉन मुस्लिम मेंबर इसलिए होना चाहिए कि ये जो काम हो रहा है ट्रांसपेरेंसी आए उसके अंदर, कि कहीं गलत तरीके से तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए एक दो मेंबर्स नॉन मुस्लिम भी होने ज़रूरी है, ठीक है। ये था। दूसरा था ये जो मैंने बताया था ना, इनके पास पावर था, एक आता है लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन
ये पावर देता है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर 12 साल तक कोई उसके ऊपर क्लेम नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की हो जाती थी। मतलब वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉपर्टी अपने पास रखा है 12 साल से, अगर कोई 12 साल में इस प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट में नहीं पहुंचा तो ये वक्फ की हो जाएगी, और 12 साल के बाद कोई भी आदमी आएगा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आ रहे हो, लिमिटेशन एक्ट ये कहता है। ठीक है, इनके पास ये पावर था। बट अब गवर्नमेंट बोलती है अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वक्फ के पास है तो ये 12 साल छोड़िए, आज से 40 साल पहले पहले से इनके पास हो या फिर 50 साल पहले से, गवर्नमेंट कभी भी अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता था कि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है कोई एरिया में, तो अपनी प्रॉपर्टी दे देता था कि चलो आप इस पर काम कर सकते हो, या फिर आपको जो भी स्कूल खोलना मदरसे खोलना है तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, दे देते थे। तो ये 12 साल से ज़्यादा टाइम तक वक्फ के पास रहता था और वक्फ इसको अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था। तो ये था पूरा आर्टिकल। ये एडिटोरियल बेसिकली डील कर रहा है कि आज के डेट में इंडस्ट्री में जो डिमांड है लेबर फोर्स की और जो स्किल्स की, वो तो इंक्रीज़ है, बट हमारे यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर्स चाहिए वो लोग बहुत कम है। इसी के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये आज के इस एडिटोरियल को आप जीएस पेपर 2 और 3 से कनेक्ट कर सकते हो। 2017-18 का रिपोर्ट है, इसमें बताया गया कि 9 करोड़ लोग जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो जॉब के लिए रेडी थी, जिसमें से फॉर्मल सेक्टर ने कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की? सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़। इस हिसाब से ईयर बाय ईयर अगर ट्रेंड देखे तो लगभग 50 लाख लोग हर साल अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं, और ये ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है ये गैप। मोस्ट लोग आज के डेट में जो इंडियन पॉपुलेशन है वो लोग आज के डेट में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है रूरल एरियाज में या फिर इनफॉर्मल सेक्टर्स में, और वो भी ये फिगर है कि कितने लोग इन सेक्टर्स में हैं वो कहीं पर भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, करेक्ट फिगर अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट के पास। अब ये तो प्रॉब्लम देख ही रहे थे, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहा है, बेस्ट एग्जांपल है एआई। एआई आया, जो बेसिक जॉब है, बेसिक जॉब मतलब डेटा एंट्री लेवल जॉब्स जो होती है वो डिक्रीज हुई। ऐसा और भी जगह सेक्टर्स में हुआ होगा जिसके कारण जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं ये ज़्यादा स्किल्ड जॉब नहीं होते हैं, तो इसे इजीली रिप्लेस किया जा सकता है नए टेक्नोलॉजी के हेल्प से। और आजकल क्या हो रहा है, जो एक टाइम पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे लेबर्स की बहुत ज़्यादा नीड थी, ठीक है, जहाँ पे लेबर्स की बहुत ज़्यादा नीड थी, वहाँ पर भी लेबर्स का जो लेबर्स का डिमांड है वो भी डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, कैपिटल इंटेंसिव हो रहा है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब कि यहाँ पे अब लार्ज अमाउंट में मशीनें लगाई जा रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, दो रीज़न बताया जा रहा है कि आज के डेट में इंडस्ट्रीज क्यों कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस कर रही है। पहला, डिमांड आज की डेट में इंक्रीज हो रहा है बहुत तेज़ी से, तो इनको चाहिए क्या? लेबर, ठीक है, वर्कफोर्स चाहिए, बट इनके पास क्या नहीं है? स्किल्स नहीं है। अब इन लोगों को ये ट्रेन करें 3 महीने या 6 महीने तक, इससे अच्छा ये लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, मशीन खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में मशीन की जो दाम है पिछले डिकेड्स में काफ़ी डिक्रीज हुई है, तो ये लोग मशीन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा रीज़न जो मैंने बताया कि देखो आज के डेट में स्किल्ड लेबर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो कोई भी नहीं चाहता है कि किसी को हायर करे और वो बैठ करके उनको वो 6 महीने अपने जेब से पैसा दे और उसको ट्रेन करे, और ये भी गारंटी नहीं होता कि ट्रेन किया 6 महीने उसके बाद वो आपके साथ रुकेगा भी कि नहीं। अब कुछ सेक्टर्स की बात कर लेते हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है लार्ज अमाउंट में। पहले नंबर पे आता है सर्विस सेक्टर, जो हमारे जीडीपी में एक लार्ज अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। बट ये जो सर्विस सेक्टर होता है जीडीपी में तो इंक्रीज कर रहा है हमारे जीडीपी को,
बट यहाँ पे जो लेबर है या फिर स्किल वर्कर्स बोलूँ मैं, वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स बहुत कम होते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपेयर करूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की, एग्जांपल के तौर पे कार मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लेबर्स चाहिए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट ये जो इंडस्ट्री है आज के डेट में कहीं ना कहीं रुका हुआ है, थमा हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ पे इंडिया की लगभग माना जाता है 50% पॉपुलेशन कनेक्टेड है, ये जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो स्किल्ड मिसमैच है इसकी एक फिगर देख लीजिए, लगभग 10% इंडिया, इससे भी कम, 10% से भी कम लोगों के पास आज के डेट में स्किल्स है, चाहे वो फॉर्मल टेक्निकल की बात करें या वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, बहुत जॉब है इस फील्ड में। आप लिंक्डइन पे जाए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मैं हर दिन देखता हूँ, वीडियो एडिटिंग की जॉब मैं हर दिन देखता हूँ, बट ये स्किल्स काफ़ी कम लोगों के पास है इंडिया में। पॉपुलेशन हाई है, बट आप सोचिए इन जगहों पे एक स्किल्ड आप वीडियो एडिटर नहीं ढूंढ सकते हो आज की डेट में। हमारी जो यूथ है, जो मतलब कॉलेजेस में है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो बच्चे लोग हैं, इन लोगों के पास क्या नहीं है, स्किल्स नहीं है, डिग्री है बट स्किल्स नहीं है, और जो इनको पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी ओल्ड सिलेबस है, जिसके कारण ये मार्केट में जाते हैं तो इनको जॉब्स नहीं मिलती है, क्योंकि मार्केट में आज के डेट में क्या चाहिए, स्किल्ड चाहिए ना कि नॉलेज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, मतलब आज के डेट में जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि उन चीज़ों पे जैसे कि जो रूटीन टास्क है। रूटीन टास्क मतलब डेली बेसिस पर जो टास्क होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, डेटा एंट्री जॉब, या फिर जो बेसिक जॉब होती है आज के डेट में। अब देखिए एआई आ गया है तो इसने कई सारी जॉब्स खा ली है। एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अभी नया मॉडल लॉन्च हुआ है चैट जीपीटी का, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहा है। तो अब बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग अब आपको आती है तो अब किसी को नीड नहीं है, क्योंकि वो लोग एआई से बनवा सकते हैं। अब हाई स्किल्ड ग्राफिक डिज़ाइनर्स की मार्केट में ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है आज के डेट में, रीस्किलिंग करना। मतलब आज से 10 साल पहले तक जो जॉब चाहिए होती थी, आज के डेट में वो स्किल्स नहीं कहलाती है। न्यू एज है, एआई आ गया है, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ न्यू स्किल्स की भी ज़रूरत है। साथ साथ कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है इसे अडॉप्ट करो, और जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं इनको स्किल्स प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। अब ये बात आ जा रही है क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स ये प्रोवाइड करता है। ये टारगेट करता है इंक्रीज प्रोडक्शन पे, मतलब यहाँ पे लेबर से इनका कोई फोकस नहीं होता। पीएलआई में इनका फोकस है, यहाँ पे पीएलआई प्रोडक्शन पे ज़्यादा इनका फोकस होता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर हाई स्किल्ड लेबर्स आते हैं, या वर्कर्स बोल सकते हो आप। ये हाई वैल्यूड सेक्टर होता है, हाई वैल्यूड सेक्टर होता है, मतलब जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ये। एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स, आप ये ड्रोन का एग्जांपल ले सकते हो। आज के डेट में इसका डिमांड कितना ज़्यादा हाई है, और ये एक स्किल्ड आदमी ही बना सकता है इसको। आईटी सेक्टर, ये सब आपका आ जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स में। तो गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा करता है। मान के चलिए 50% बजट का जो खर्चा होता है ना इसका, वो यहीं पे कर देता है वो। और ये जो ये पीएलआई होता है ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होता है, मतलब मशीन्स पे ये ज़्यादा खर्च करती है। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, ELI स्कीम्स, ये जो स्कीम होती है ये फोकस करती है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको फॉर्मल सेक्टर में जॉब मिल सके।
बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 साल के लिए जॉब देती है ये फॉर्मल सेक्टर्स में, जो ये प्राइवेट फर्म्स होती है, इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। तो इनको स्किल्स तो मिल जाता है, अनस्किल से स्किल्स तो मिल जाता है ये 2-3 सालों में, बट गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर डिटेल नहीं है कि ये जब स्किल्स गेन कर लेते हैं उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, इनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिली जॉब करने के लिए, कि ये जो इन्होंने नॉलेज यूज़ किया वो कोई काम का था भी कि नहीं, इस टाइप का कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया ना, PLI स्कीम, ठीक है, ELI स्कीम, तो गवर्नमेंट को ना ज़्यादा फोकस देना चाहिए ELI स्कीम्स पे। क्यों? क्योंकि इस पे ज़्यादा वर्कफोर्स नीड होती है इसमें। बेस्ट एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, या फिर आप फार्मा बोल सकते हो। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो लेबर फोर्स भी हमें क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा। तो गवर्नमेंट को इस टाइप के इनिशिएटिव्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जहाँ पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो होते हैं। अब वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। देखो, डिमांड इंक्रीज हो रहा है इंडस्ट्रीज में, तो उसी के जो अकॉर्डिंग लोगों को अपने स्किल्स को ऊपर भी काम करना चाहिए कि मार्केट में क्या नीड है, आज की डेट में कौन से स्किल्स की नीड है, उस पर वर्क करना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री है, डिफरेंट मिनिस्ट्री है, जैसे कि इंडस्ट्री के लिए, लेबर के लिए, स्किलिंग के लिए, तो ये जो 3 अलग अलग मिनिस्ट्री है, इन तीनों को एक साथ मिलके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को एक तरफ ज़्यादा फंडिंग कर दे तो दूसरे को नहीं, इन तीनों मिनिस्ट्री को एक में कंबाइन कर देना चाहिए। कंबाइन का मतलब है कि तीनों को एक पैनल बनाओ, उसमें बैठाओ कि भाई नीड क्या है, ठीक है। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री आएगी, वो बताएगी कि भाई हमें ये स्किल्स चाहिए, हमें ये सेमी स्किल्स चाहिए, इन दोनों को बताएगी, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों काम कर सके। एग्जाम्पल दिया जा रहा है ITI का, कि देखो ITI में क्या होता है, स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, बेसिक स्किल्स होती है जो कि इंडस्ट्री में नीड होती है। तो ये लोग एजुकेशन तो पा लेते हैं, साथ ही साथ स्किल्स भी आ जाता है, और ये मार्केट में जाते हैं तो ईजिली अर्न कर सकते हैं। अब आखिरी में जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि देखो, हमें स्किल पे काम करने की ज़रूरत है, और यही नहीं कि सिर्फ स्किल पे काम कर रहे हैं, ये देखिए फ्यूचर कहाँ जा रहा है। फ्यूचर आज के डेट में AI है, तो AI रिलेटेड स्किल्स पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, या फिर कोई और इंडस्ट्री होगा वहाँ पे कोई और नीड होगी, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, और उस इंडस्ट्री में क्या स्किल्स चाहिए उस पर ध्यान दे गवर्नमेंट। तो ये था ये एडिटोरियल।